हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 और हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। अब इसके पहले वाले जो 3 वीडियोस है इसमें हमने क्या क्या कवर किया है। डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट को कैसे हम चार्ज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एसआई यूनिट ऑफ करंट। इसके बाद हमने देखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। देन हमने थर्ड वीडियो में क्या कवर किया है, हमारा ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ से जुड़ा हुआ जो ग्राफ रहता है वीआई ग्राफ, जिसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है, वो भी ग्राफ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो पिछले वीडियो तक हमने ये सभी ग्राफ देख लिया था। अब आज हम देखेंगे रेजिस्टेंस, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने क्या कवर किया था, वीआई ग्राफ। और जो ग्राफ से हमें कांस्टेंट टर्म मिलता है, अगर हम स्लोप फाइंड आउट करें तो वो स्लोप मतलब क्या रहता है, रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ में जो हम कांस्टेंट यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो आज हम रेजिस्टेंस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, देखिए सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस को अगर हमें डिफाइन करना है तो काफ़ी सिंपल वर्ड्स में हम रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। तो देखिए बस यही तक डेफिनेशन आ जाएगी। काफ़ी गिने चुने वर्ड्स में हम रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्या लिखा है हमने, द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। इससे क्या पता चलता है, मान लीजिए करंट इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो रेजिस्टेंस क्या कर लेता है, यहाँ पे दीवार बन के खड़ा हो जाता है ताकि वो करंट को रोकने की कोशिश कर सके। तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को रोकना। इसीलिए हमने क्या लिखा है, द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ द करंट। हालांकि वो पूरी तरीके से रोक नहीं पाता है, रेजिस्टेंस कोशिश करता है, पर ऐसा नहीं है कि करंट बिल्कुल भी इस पार जा नहीं सकता है। तो वो डिपेंड करता है वायर टू वायर। रेजिस्टेंस में भी वेरिएशन देखने को मिलते हैं, किसी चीज़ का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, किसी वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। तो फिर ये वेरिएशन कैसे पता करें, रेजिस्टेंस क्यों वैरी होता है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स को अगर हम कंसीडर करें तो हम पता लगा सकते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कम होगा। मतलब यहाँ पे टॉपिक आ जाता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो देख लेते हैं यहाँ पे वो टॉपिक भी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने डिफाइन कर दिया है द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। सिंबल क्या होता है रेजिस्टेंस का, आर होता है। अगर हम एसआई यूनिट कंसिडर करें, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये क्या है, हमारा सिंबल है। तो सिंबल क्या होता है, रेजिस्टेंस का आर होता है। अगर हम एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कंसिडर करें तो क्या होता है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम्स होता है, जिसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये सिंबल का नाम क्या है, ओमेगा। देखिए जैसे यहाँ पे ये सिंबल है, ये क्या है, हमें पता है ये आर लेटर है, पर यहाँ पर फिजिक्स में हम इसे क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। वैसे ही ये ओमेगा है, पर यहाँ पे इन फिजिक्स हम इसे किस नाम से जानेंगे, ओम। और ये किसका यूनिट है, रेजिस्टेंस का। तो इसे हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, ओम। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम होता है। अब हमने क्योंकि ओम्स लॉ पढ़ा है तो ओम्स लॉ से हमें फॉर्मूला मिल जाता है V इज इक्वल्स टू आई आर। मतलब अगर मान लीजिए मुझे V की वैल्यू दी है, V क्या है, यहाँ पे वोल्टेज है, I क्या है, करंट है, तो मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। V दिया हुआ है, I भी दिया है, तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे V बाई आई आ जाएगा। मतलब ओम्स लॉ से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा जैसा हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे हमें रेजिस्टेंस के लिए और कुछ फॉर्मूलेज मिलने वाले हैं। अभी फिलहाल हमने यहाँ तक पढ़ा है ओम्स लॉ, तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है, R इज इक्वल्स टू V बाई आई।
तो अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे ये रेजिस्टेंस जो है वो अफेक्ट होता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो उसके पहले ये नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक करके जो चारों फैक्टर्स है उसे देख लेते हैं कि कैसे वो रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहला था हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को देखते हैं। अब अगर टेम्परेचर की बात करें हम, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, देखिए काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, उसके बाद ये जो फैक्टर्स है ये डिसाइड हुए हैं। तो उन एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला है कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, अब कंडक्टर में वायर हम कंसिडर करते हैं मोस्टली, तो वायर का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर, इफ temperature of wire increases, resistance of the wire also increases। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब मान लीजिए कोई वायर का अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वैसे ही हम वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं। मोस्टली हम इंक्रीज के लिए लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है इफ टेम्परेचर ऑफ द वायर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। नेक्स्ट फैक्टर क्या था हमारा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो देखिए लेंथ ऑफ कंडक्टर, इसमें क्या मिलता है हमें, अगेन यहाँ पे हमें मिल जाता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अगर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L कहा जा रहा है, मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मान लीजिए कोई वायर था मेरे पास 1 सेंटीमीटर का, उसका रेजिस्टेंस था R, मान लीजिए R1। अब मैंने वायर का जो लेंथ है वो बढ़ा दिया है, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, तो R2 मिल रहा है मुझे रेजिस्टेंस। तो हमारा R1 बड़ा रहेगा या R2, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। पहले लेंथ थी 1 सेंटीमीटर, अब दूसरे केस में लेंथ है 2 सेंटीमीटर, तो कौन बड़ा रहेगा, R2 बड़ा रहेगा, क्योंकि लेंथ इंक्रीज हुई तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पहले के कंपैरिजन में सेकंड केस में हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर, या आप वायर भी लिख सकते हो, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर और वायर इंक्रीजेस, resistance of wire also increases। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के भी। वैसे ही टेम्परेचर भी, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं तो भी रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि सभी फैक्टर्स अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो थोड़ा सा अपोजिट है इसके। तो चलिए नेक्स्ट फैक्टर देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट फैक्टर क्या था हमारा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर। अब मैंने कहा था कि एरिया ऑफ अ कंडक्टर और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर है वो दोनों डिफरेंट होते हैं, तो वो पॉइंट समझ लेंगे, फिर उसके बाद वो फैक्टर कवर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या था हमारा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। मान लीजिए हमारे पास वायर है, तो कुछ इस तरीके से वायर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वायर का शेप कौन सा है, अगर हम ज्योमेट्रिकल वे में देखें, मैथमेटिक्स के नज़रिए से देखें, तो ये हमें सिलेंडर दिख रहा है, सोया हुआ सिलेंडर, द स्लीपिंग सिलेंडर हम कह सकते हैं। तो ये एरिया, अगर आपको मैं बोलूँ एरिया, तो आप क्या कहोगे, एरिया ऑफ अ सिलेंडर। इफ अगर हम सिर्फ एरिया कहते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा सिलेंडर। पर अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया कहूँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया,
तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, सर्कल आ जाएगा। सर्कल कैसे आ रहा है, देखिए करंट कहाँ से एंटर होगा, यहाँ से तो एंटर होगा नहीं करंट, यहाँ से भी नहीं जाएगा करंट। करंट कहाँ से पास होगा, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाएगा, या अपोजिट भी जा सकता है। पर जब करंट एंटर कर रहा है वायर में, तो करंट के लिए कौन सा शेप है, सर्कुलर शेप है ना। करंट तो सर्कल में एंटर कर रहा है, क्योंकि करंट ऊपर जाके नहीं देख रहे कि अच्छा ये तो सिलेंड्रिकल शेप है। करंट अगर इस एंड से एंटर करेगा या इस एंड से भी अगर वो एंटर करता है, तो यहाँ पर भी करंट को क्या दिखेगा कि एक मैं सर्कल शेप में एंटर कर रहा हूँ, उसे सिलेंडर नहीं पता है। तो इसीलिए अगर हम एरिया ऑफ अ कंडक्टर कहते हैं तो वो सिलेंडर आ जाएगा। बट क्रॉस सेक्शनल एरिया कहेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर, तो वो सर्कल आ जाएगा। इसीलिए जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ अ वायर क्या कंसिडर करते हैं, पाई आर स्क्वायर। ये किसका एरिया होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल। जब हम न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे तब ये चीज़ हमारे काम में आएगी। एरिया को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं, तब हम सिलेंडर का फॉर्मूला नहीं लेते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो पूरा टॉपिक है इसमें हम क्या कंसिडर करें, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया ऑफ अ सिलेंडर या एरिया ऑफ अ वायर नहीं रहता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर या वायर होता है। तो इसीलिए ये डिफरेंस होता है। तो हमें हमेशा क्या वर्डिंग्स यूज करनी है टेक्निकल वे में, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर, और वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो अब देखते हैं ये कैसे अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को। चलिए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कवर कर लेते हैं अभी। तो हमारा थर्ड फैक्टर क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो जो थर्ड फैक्टर है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर, ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब क्या होगा, इफ अगर एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर एरिया कम होता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इफ क्रॉस सेक्शनल area of a conductor increases, area of a conductor increases, resistance of the conductor क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, resistance of conductor डिक्रीजेस, क्योंकि आप देख सकते हो दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए एक अगर बढ़ेगी एक क्वांटिटी तो दूसरी क्वांटिटी कम होगी। अब लास्ट फैक्टर था हमारा नेचर ऑफ द मटेरियल। अब नेचर ऑफ द मटेरियल कैसे होगा, देखिए नेचर ऑफ मटेरियल। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट नेचर के मटेरियल के लिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस वैरीज, resistance varies with nature of the material, nature of material। देखिए इस पॉइंट को, जो लास्ट हमारा फैक्टर है, इसे अगर हमें और एक्सप्लेन करना है या और क्लैरिटी लेनी है इस पे, तो मान लीजिए हमारे पास एक कॉपर का वायर है और एक नाइक्रोम का वायर है। तो हमने क्या किया है, सेम लेंथ रखी है, सेम डायमीटर भी रखा है, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा कि लेंथ की वजह से और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके वजह से रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, हमने दोनों वायर्स की लेंथ सेम ली है, दोनों वायर्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम लिया है, पर दोनों का जो मटेरियल है वो डिफरेंट है। एक किससे बना है, कॉपर से बना है और एक नाइक्रोम से बना है। तो जब हम उसमें से करंट पास करेंगे और रेजिस्टेंस को मेजर करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या मिलता है कि जो नाइक्रोम वायर है उसका रेजिस्टेंस 60 टाइम्स ज़्यादा होता है कंपेयर टू कॉपर वायर। तो मतलब भले ही लेंथ सेम हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो, टेम्परेचर सेम हो, पर अगर मान लीजिए नेचर डिफरेंट है, जो मटेरियल है उनका नेचर डिफरेंट है, एक कॉपर से बना है एक नाइक्रोम से बना है,
तो भी हमें रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, रेजिस्टेंस वैरीज विथ द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो इस तरीके से जो 4 फैक्टर्स हमने देखे हैं वो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। अब हमने ओम्स लॉ से एक फॉर्मूला लिया, V इज इक्वल्स टू IR। इससे भी ये जो फैक्टर्स है इससे भी हमें एक और फॉर्मूला मिलेगा, तो उस फॉर्मूला को डिराइव कर लेते हैं अभी। तो देखिए हमने क्या देखा है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। फिर हमने देखा कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो मैं क्या लिख सकती हूँ ओवरऑल यहाँ पे, सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मैंने क्या किया, बस कंबाइन कर दिया, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप को मैंने कंबाइन कर दिया। अब मुझे पता है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक इक्वल्स टू साइन देना होगा और एक कांस्टेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। तो ये आ जाता है हमारे पास एक और फॉर्मूला रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का। यहाँ पे L क्या है, whereas L क्या है हमारा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो A है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। R क्या है हमारा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है रो, इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, RHO, रो। ये क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है पर इसका खुद का नाम है, वो क्या है, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं हम, या फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, रेजिस्टिविटी। तो लास्ट वीडियो में हमें एक फॉर्मूला मिला था ओम्स लॉ से, क्या मिला था, R इज इक्वल्स टू V बाय I। आज के लेक्चर में हमें क्या मिला है, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये होता क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और इन पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए हमने इतना फैक्टर्स कवर कर लिया और हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया है, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, क्योंकि ये काफ़ी यूजफुल रहता है। 10th स्टैंडर्ड में जो बोर्ड की एग्जाम है उसमें मोस्टली क्वेश्चंस इस पर बेस्ड रहते हैं, इस फॉर्मूला पे। ओम्स लॉ काफ़ी बेसिक फॉर्मूला हो जाता है, तो रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला काफ़ी यूजफुल रहता है हमारे न्यूमेरिकल्स। जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको ध्यान में आ जाएगा ये फॉर्मूला। तो आज के लिए बस इतना। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है। थैंक यू।